नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में दो इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशन दी है कि जी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का डिवीज़न होगा, तो उसको लेकर के दो आर्टिकल्स है, दोनों को एक साथ देखेंगे। और एक आर्टिकल रहेगा हमारा कि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो हमने हमारे एंशिएंट एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ की है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो आर्टिकल रहेगा जिसमें हम डेमोक्रेसी के लिए क्या इम्पोर्टेंट थीम हुआ करती है, दूसरी कि हम कैसे हमारे एंशिएंट जो लर्निंग्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं या फिर उन पे कैसे हम डिपेंडेंट हैं हमारे खुद के आज के पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें, पॉलिटी की बात करें पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये दो इश्यूज़ है, दोनों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है नो पिक्चर पोस्ट कार्ड। देखो फाइनल अवार्ड दे दिया है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने। ठीक है, तो बेसिकली ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के अंडर में स्टैब्लिश होया हुआ कमीशन था, जिसको चेयर किया था रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। तो बेसिकली इसमें एक बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं यहाँ पर एडिटर के द्वारा। आगे दूसरा आर्टिकल देखेंगे वो राइटर के द्वारा। इनका ये कहना है कि अभी तक जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को डिवाइड करना, तो उसमें पॉपुलेशन एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि मोर और लेस एक मतलब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर के असेंबली में जाएं तो उन सब का रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके नंबर्स इक्वल हो। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो किसी एक स्टेट में इलेक्शन है, अभी जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लो, अभी खैर यूटी है वो, वहाँ पर एक एमएलए जो हो वो उतने ही लोगों को रिप्रेजेंट करे जितना कि दूसरे वाला कर रहा है, चाहे वो जम्मू से है चाहे कश्मीर से है, कहीं से भी। तो मतलब पॉपुलेशन एक इकलौता ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप रीसेट करो या फिर आप कहो कि आप सेटलमेंट करो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फाइनल करने में। बट अब की बार फिजिकल फीचर्स, बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और कन्वीनियंस कि भाई पब्लिक को कितनी सुविधा क्या रह पाएगी, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है और उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो फिक्स की गई है, जो कि पूरे देश में कहीं और अप्लाई नहीं हो रही है। तो एक तो कंसर्न यहाँ पर एडिटर ये दे रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन के अलावा आपने और भी चीज़ों पर ध्यान दिया है कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से अगर देखें तो कश्मीर में पॉपुलेशन जम्मू के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, पर कश्मीर को सिर्फ एक एडिशनल सीट दी गई है ये डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, और जबकि जम्मू को 6 एडिशनल सीटें दी गई है। तो बोले दूसरा कंसर्न यहाँ पर यह आ गया कि पॉपुलेशन वेरिएशन भी देखो तो पॉपुलेशन कश्मीर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जम्मू, उसके बावजूद भी कश्मीर को एक ही सीट एक्स्ट्रा दी है, जबकि हम जम्मू की बात करें वहाँ पर 6 सीटें एडिशनल दी हैं। तीसरा कंसर्न ये है कि पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो कि आप देखो कि अर्लियर पार्ट हुआ करते थे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो अब की बार क्या किया है, पुंछ और राजौरी को अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कहाँ की है, कश्मीर की, उसके साथ इंटीग्रेट करके और फिर बाद में आपने एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार कर दी। किसके लिए पर्टिकुलर हम बात करें, इस असेंबली के लिए जो जम्मू कश्मीर यूटी के लिए होगी। कहने का मतलब कि ज्योग्राफिकली दोनों सेपरेट हैं, पुंछ और राजौरी जो कि जम्मू में है, और इनको माउंटेन रेंज के द्वारा सेपरेट किया जा रहा है, जो कि फिर बाद में सेपरेशन के बाद में दूसरी तरफ कश्मीर की तरफ अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट आ जाती है। बोले इन दोनों को ज्वाइन करके आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश की, जबकि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज में डिफरेंस है, माउंटेन रेंज बीच में आती है, रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ जाती है जब सर्दियों के टाइम पे स्नोफॉल पड़ जाए। तो इस तरीके से बोले ये जो रीसेटलमेंट किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, उसमें ये कमियां हैं, 3 यहाँ पर हाईलाइट की है। बाकी देखो कमीशन को चेयर किसने किया है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा ये हेड किया गया था। और अभी तक देखो 2014 के बाद से लेकर अभी तक प्रॉपर कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाई है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उस टाइम पर पीडीपी और बीजेपी के कोalition से गवर्नमेंट बनी थी। आज अगर जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंडर चल रहा है, जिससे कि वहाँ पर कैसे भी करके अपनी एक पॉलिटिकल जर्नी को रीस्टार्ट कर सके।
ठीक है। 2018 से लेकर अभी तक देखा जाए तो वहाँ पर केवल और केवल अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यूटी है, यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में जो ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी उनके भी कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं, ना जनता की आवाज़ है उनमें, तो बोला इस तरीके से वो भी अपने हिसाब से मनमानी काम करते रहते हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि एक तरफ तो हम टूरिज़्म, डल लेक इनकी हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों के हाल की बात करें कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो बोलो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसका आउटकम क्या निकल रहा है? आज देखो मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। दूसरा अगर देखा जाए, अफ़गानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया है तो और ज़्यादा इंसर्जेंसीज बढ़ने लग गई हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी हो गई है, इमरान खान हट करके अब शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जहाँ तक अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है उनकी वहाँ पर भी। और जम्मू कश्मीर में देखें तो हमारे अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। तो ओवरऑल एडिटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि ये सारी जो मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर है, पाकिस्तान में अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा करके इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथों में पावर देनी चाहिए, जिससे कि वो लोगों की वेलफेयर का काम कर सके। आगे चलते हैं। अगेन इशू सेम ही है, 1 पर्सन 0.8 वोट। अब देखते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। हसीफ द्राबू के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि 5th डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको चेयर किया रंजना देसाई जी ने, तो उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल रिकमेंडेशन दे दी है। तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। पहला कंसर्न तो यहाँ पर ये कि भाई 2026 तक आपने फ्रीज़ किया हुआ है कि भाई असेंबली सीट्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट हैं या पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, इनको आप रीशफल या फिर नया डिलिमिटेशन का सिस्टम नहीं लेकर के आओगे, मतलब बाउंड्रीज़ को चेंज नहीं करोगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, चाहे पार्लियामेंट में एमपीज़ की बात करो, चाहे असेंबली में एमएलएज़ की जब बात करो, उनके लिए फ़िक्स बाउंड्री लाइंस फिक्स कर रखी थी आपने। 2026 तक फ्रीजिंग की हुई थी, तो एक तो आपने 2026 से पहले चेंज कर दिया। दूसरा कंसर्न यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ की है, ये करनी किसके बेसिस पे चाहिए थी? डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के बेसिस पे। ठीक है, और इस डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के बेसिस पे ये सेंसस 2026 मतलब 2026 तक फ्रीज किया हुआ था कि हाँ जी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिसेटल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में भी इसीलिए नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अगर आप कर रहे हो तो फिर बाद में डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 के बेसिस पे करना था, और उसमें भी प्रॉपर क्लॉज दिया हुआ है, क्लॉज 8B। बट यहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें उन्होंने कहाँ से पावर ड्रॉ किया डिलिमिटेशन की? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसका सेक्शन 63 है, उससे। तो कहने का मतलब पूरे देश में जो प्रोविज़न लग रहा है डिलिमिटेशन के लिए, उससे हट कर के जम्मू कश्मीर के लिए अलग से आपने प्रोविज़न ड्रॉ किए हैं। इवन 2019 का ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना जम्मू कश्मीर का, इसमें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही डिलिमिटेशन होने की बात कर दी थी, और ये कहा था कि अभी 83 सीट से इनको बढ़ा करके 90 सीट्स करनी है, तो टोटल 7 सीटें बढ़नी है। अब 7 सीटों में भी आपको पता है 1 सीट तो कश्मीर को मिली है, बाकी 6 सीटें जम्मू को मिली है। तो ओवरऑल ये 2 कंसर्न्स यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। थर्ड ये पॉइंट उठाना चाह रहे हैं कि जब डिलिमिटेशन कमीशन ने, ये रंजना देसाई जी का जो ये कमीशन है, इसने काम करना शुरू किया था ना, तब 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी थे। उन सभी 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तो विड्रॉ कर दिया गया कि चलो ठीक है, इनका तो बाद में डिलिमिटेशन करेंगे जब पूरा देश का होगा। ठीक है, और मार्च 21 2020 को ही कर दिया गया था, जबकि इस कमीशन ने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपना काम कंटिन्यू रखा। तो बोलो उन 5 के साथ में यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत थी। फिर फाइनली अपना कंसर्न ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट डिलिमिटेशन अवार्ड की बात करें, कंट्री की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली की डिलिमिटेशन के लिए आपने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है। नहीं तो हमेशा पूरे देश के लिए काम होता है या फिर एक पूरे ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए काम होता है, बट यूटी के लिए डिलिमिट करने के लिए आपने कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया और उसने एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेशन दी है, तो बोलो वो अपने आप में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें देखो जो रिकमेंडेशन दी गई है डिलिमिटेशन के लिए, उसमें आप देख लो कि एक तो पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को तो चेंज किया नहीं है, एमपीज़ के लिए कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो किए गए हैं वो किसके लिए किए गए हैं आपको पता है, सिंपल सी बात है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए।
फिर आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि एक बार डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आ जाती हैं तो उन रिकमेंडेशंस को मॉडिफाई करने का राइट पार्लियामेंट के पास में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में नहीं होता, बेशक नहीं होता, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन फाइनल होती है। पर सवाल यह है कि अगर किसी भी स्टेट की डिलिमिटेशन की जाती है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बार उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस पे एक बार डिबेट हो जाए तो वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक सैंक्शन हो जाता है कि हाँ भाई, लोकतांत्रिक तरीके से वो डिलिमिटेशन का काम किया गया। हाँ, ये बात ठीक है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो दे दी गई गैजेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर हो गया वो फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पर सवाल ये है कि कम से कम एक डिबेट तो होना चाहिए था। पर सवाल अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जम्मू कश्मीर के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ना इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैं, तो डिबेट कहाँ से होता। तो इस तरीके से राइटर जो हैं वो अपने कुछ पॉइंट्स कंसर्न के हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इसके आगे अपना कंसर्न जो बताना चाह रहे हैं वो है क्लबिंग का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि पुंछ और राजौरी जो कि जम्मू का, उसको साथ में अनंतनाग वाले डिवीजन जो कि कश्मीर का, उसके साथ इंटीग्रेट किया, जो कि ज्योग्राफिकली बिल्कुल ही सेपरेटेड है। वहाँ के लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी वायबिलिटी थोड़ी कम ही दिख रही है। फिर नंबर ऑफ सीट्स के एलोकेशन की बात करें तो ऑलरेडी वो हमने देख लिया कि 47 सीट्स तो कश्मीर को दी है, 43 सीट्स जम्मू को दी है। जो इंक्रीमेंट था वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जम्मू को 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली है, पहले 37 थी, बढ़ा करके 6 कर दी, 6 और बढ़ा दी तो 43 हो गई। और कश्मीर में पहले 46 थी, 1 सीट बढ़ा दी तो 47 हो गई। इसकी बजाय अगर देखा जाए तो कश्मीर में टोटल जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कितनी पॉपुलेशन रिजाइड करती है? 56%। और वो कितनी सीटों के लिए, कितनी परसेंट सीटों के लिए वोटिंग करेंगी? ओनली 52%। दूसरी तरफ जम्मू में टोटल जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन का 44% रहती है पॉपुलेशन, जो कि 48% सीट्स के लिए इलेक्शन करेगी। तो यहाँ पर ये भी एक डिस्पैरिटी है जो कि पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैप दिखाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बंदा एमएलए के तौर पे जम्मू से इलेक्ट होकर के आएगा वो तो लगभग 1.25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा असेंबली में, जबकि कश्मीर से जो बंदा इलेक्ट होकर के आएगा वो लगभग 1.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, 1.46 लाख पीपल को। तो बोले ये इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो कितना गैप आ गया। जबकि हमारे यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, 1 मैन 1 वोट का कॉन्सेप्ट, कि मतलब पॉपुलेशन जितनी है उसी के हिसाब से हम यूं बैलेंस बना के चलते हैं कि ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे, चाहे पार्लियामेंट की बात करो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो। तो इस तरीके से यहां पर अपना कंसर्न शो करना चाह रहे हैं। फिर बाद में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो रिकमेंडेशंस आई हैं वो जम्मू के फेवर करते हुए दिखाई दे रही है, बायसनेस इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है बजाय कि जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 2002 है उसकी बजाय। क्योंकि डिलिमिटेशन किया जा रहा है तो एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के लिए आपने किया है, तो बोले एक डाउट हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी जो रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके बेसिस पे 4 कोर या 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स में आप डिवाइड कर सकते हो जम्मू कश्मीर को। एक तो है झेलम वैली, इसमें साउथ कश्मीर आएगा, सेंट्रल कश्मीर आएगा, नॉर्थ कश्मीर, मतलब कश्मीर का एरिया आ गया। फिर दूसरा एरिया आ जाता है चिनाब वैली, इसमें किश्तवाड़, डोडा, रंबान और रईजी ये आ जाता है। तीसरा है पीर पंजाल, इसमें राजौरी और पुंछ वाला एरिया आ गया। और चौथा है तवी बेसिन या फिर प्लेन्स, जिसमें जम्मू, कठुआ और उधमपुर वाले एरियाज आ जाते हैं। तो इस तरीके से 4 रीजन्स में भी डिवाइड किया गया है। इनको हम क्लबिंग कर सकते हैं ज्योग्राफिकली, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सवाल ये है, राइटर फिर यही हाईलाइट करना चाहेंगे कि जम्मू के एक इंडिविजुअल का वोट तो एक है और उसके कंपैरिजन में कश्मीर के एक इंडिविजुअल का वोट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 0.8। इसीलिए तो बोला ना, 1 इंडिविजुअल 0.8 वोट, यही मेन टाइटल है इस आर्टिकल का, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। फिर इसके आगे एक अच्छी चीज ये बताई जा रही है, उसमें भी कुछ कमियां हैं वो देखेंगे। एक अच्छी चीज ये बताई जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से फाइनलाइज की गई है कि जहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री खत्म हो रही है वहीं पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को टर्मिनेट कर दिया। ऐसा नहीं कि हाँ जी एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है और कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने इस तरीके से तैयार कर दी। हाँ जी यहाँ थोड़ा सा ए और बी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
थोड़ी पॉपुलेशन ए की है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, थोड़ी पॉपुलेशन बी की है। बोला इस तरीके का सिस्टम ना रखते हुए जहां पर ए डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया ना वहीं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिट खत्म हो जाए। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि बोले ये भी इलॉजिकल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई है। इसका मतलब इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ 18। तो इस चीज़ को अगर हम पूरे इंडिया में अप्लाई करें तो बोलो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश में हम देखें, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इनमें अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में आपको 4 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 आपको दिखेंगी। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केट की हुई है। ठीक है, मतलब एक एमपी जितने ज्योग्राफिकल एरिया से इलेक्ट होकर के आता है ना, उसमें से 4 एमएलए इलेक्ट होकर के वहां की असेंबली में जाते हैं। ये तो आंध्र प्रदेश का है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का सीन देखो तो एक एमपी जितने एरिया से इलेक्ट होकर के आता है, जितने लोगों को, जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया में, उस पर्टिकुलर एक एरिया से आप देखो कि 30 वहां पर एमएलएज की सीटें होती हैं। तो ऐसे में ये क्यों वेरिएशन रखा फिर आपने? यहां पर भी 18 प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, जो कि फिर बाद में केओस मचा देगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ 18 मतलब एक एमपी से आता है, उस ज्योग्राफिकल एरिया से 18 एमएलएज इलेक्ट होकर के आएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो बोले ये प्रिंसिपल आप एज इट इज वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर आगे देखो, राइटर ने यही कहा है कि देखो जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड और स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाए, जो कि नियर फ्यूचर में चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को आपने मोर और लेस इक्वल सीटें दे दी हैं। ठीक है, अब वो देखो गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हो रहा, अभी हम केवल क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, आपको प्लस पॉइंट ढूंढने होंगे। ध्यान रखना कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे। हमें केवल नेगेटिव बिहेवियर तैयार नहीं करना है, ध्यान रखें आप। अभी हम जो बातें करें वो सारी क्रिटिसिज्म वाली बातें हैं, बट गवर्नमेंट का क्या एस्पेक्ट है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है ना, थोड़ा सा बैलेंस वाली बात आ जाती है। खैर आ जाओ इसी आर्टिकल पे। तो राइटर का ये कहना है कि हंग असेंबली हो जाएगी। हंग असेंबली का मतलब कि जम्मू को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, कश्मीर को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आकर के इकट्ठा होंगे एक असेंबली में। तो मतलब वहाँ पर चांसेस बहुत कम है कि किसी एक को क्लियर मेजॉरिटी मिले और वो सरकार बना पाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हंग असेंबली बन जाएगी। और साथ में ये भी कहा है लास्ट में एक कंसर्न और, कि जी आपने कश्मीरी पंडितों को राजी करने के लिए ये कह दिया कि 2 कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होने के चांसेस कम रहेंगे। तो उस केस में 2 कश्मीरी पंडित्स को नॉमिनेट किया जाएगा। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपने इसको नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं किया, ये गेजेट नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सरकार के ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि मानना ही पड़ेगा सरकार को कि हाँ जी 2 सीटें तो कश्मीरी पंडितों के लिए रखनी है। तो ओवरऑल आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जस्ट एक हिंट देना चाह रहे हो कि हाँ भाई पावरलेस लोगों के लिए मीनिंगलेस वे के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, या तो इसको गैजेट नोटिफिकेशन का ही पार्ट बना देना चाहिए था। इस तरीके से राइटर जो है वो अपने कंसर्न्स शो कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने का काम आपका है कि भाई ये जो डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंडेशन आई है, इनके क्या क्या पॉजिटिव वे आउट्स हैं। कंसर्न्स तो हमने देख लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रिटिकली इवैल्यूएशन आ सकता है या कुछ इस तरीके की बात आ सकती है, जो कि हमें एक बैलेंस तो हमेशा ही बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वी आर अ धार्मिक डेमोक्रेसी। इस आर्टिकल को देखो, जयंत सिन्हा जी ने लिखा है। इनका ये कहना है कि यूक्रेन क्राइसिस ने पूरी दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ तो वो इकोनॉमीज़ या वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑटोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ पर पकड़ किसकी है, सरकार की, इकोनॉमी हो चाहे मीडिया हो, कुछ भी हो। जबकि दूसरी तरफ है डेमोक्रेटिक नेशंस, जहाँ पर फ्रीडम, लिबर्टी और लोगों को पूरे अधिकार देने की बातचीत की जाती है। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के इंडिया पर भी बहुत सारे सवाल उठे कि इंडिया ने क्या स्टैंड लिया। तो इंडिया ने दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक बैलेंस बनाया है। ना तो हमने वेस्टर्न डेमोक्रेटिक इशू के अंडर में आने की कोशिश की प्रेशर में, और ना ही हमने बिल्कुल ऑटोक्रेट्स को प्रमोट किया है। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ है ना, जिसके बेसिस पे हमने बैलेंस क्रिएट किया है, बोले ये हमारी डीप सिविलाइजेशन की जो एथोज हैं उनको शो करता है। वैसे अगर हम देखें तो जब भी किसी एक डेमोक्रेसी की सक्सेसफुल फंक्शनिंग की बात की जाए तो 4 कोर प्रिंसिपल होते हैं। उन 4 कोर प्रिंसिपल्स को ही हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है। पहला तो होता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो मिले हुए रहने चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून के सामने सब बराबर है, कानून सबसे ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हैव नॉट्स हो, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा कानून के तहत। तीसरा प्रिंसिपल होता है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें आप डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स की बात करते हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। और चौथा प्रिंसिपल है दैट इज अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, कि लोग जो हैं वो हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इलेक्शन करके और सरकार की अच्छी और बुरी पॉलिसीज का डिसीजन डिसाइड करे कि हाँ जी ये सही था, ये गलत था, उसके हिसाब से फिर इलेक्शन होते हैं। तो बोले ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। अब इन 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में अगर हम देखें तो कुछ नेचर निकल के आती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की। वो नेचर क्या है, जस्टिस इंश्योर करना, लिबर्टी इंश्योर करना, इक्वालिटी प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी प्रमोट करना। सो ओवरऑल आप देखो ये चारों के चारों एक दूसरे से इंटरलॉक्ड रहती हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की वैल्यूज काम करती हैं। अगर हम इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम बात करें, ये देखो ऐसे में भी काम आने वाला कंटेंट है पूरा, और जब भी डेमोक्रेसी की बात करो ना तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देने के लिए चारों प्रिंसिपल्स को आप अच्छे से एलैबोरेटली समझा सकते हो, ठीक है, बड़ी काम की चीज़ है ये। हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो देखो वेस्टर्न एनलाइटनमेंट थॉट्स पे हमारी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम डिपेंडेंट है, ऐसा आप मतलब आप अभी डिस्कार्ड कर दोगे। कैसे, देखो जब महाभारत की स्टोरी चलती है तो उस टाइम पर भीष्म, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, शांति पर्व का टाइम था, तो उन्होंने बार बार बात कही, और वो बात चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी लिखी कि बोले राजा की खुशी उसी में होनी चाहिए जिसमें उसके प्रजा की खुशी है। दैट मीन्स हैप्पीनेस ऑफ रूलर लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कि अपने लोगों की खुशी में ही राजा को अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। इसका मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन सीधा था कि नहीं। इसके अलावा जो महात्मा गांधी ने राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें भी सीधा ट्रू डेमोक्रेसी की बात की थी कि भाई एक गरीब से गरीब और लोअर कैडर से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल को भी न्याय जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर डेमोक्रेसी काम कर रही है। तो दूसरा प्रिंसिपल राम राज्य का महात्मा गांधी जी ने जो दिया वो भी एज इट इज़ हमारी डेमोक्रेसी पे अप्लाई होता है। और तीसरा हमारी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि भाई बहुत से लोग मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज़ या फिलॉसफीज पिक की है। सॉरी, हमने हमारे खुद के जो मास्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे हमने ये पिक किया है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो आपको पता है लास्ट में आते आते B.R. अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, और गौतम बुद्धा से बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर्ड थे। तो कहा कि गौतम बुद्धा से हमने लर्निंग्स ली हैं और उन्हीं लर्निंग्स को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया है और उन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारी डेमोक्रेसी है। तो ओवरऑल देखें तो हमारी डेमोक्रेसी का बेस क्या है, बोला हमारी एंशिएंट खुद की जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है उसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। तो अब हम करके एक एक करके चारों जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के लिए कि ह्यूमन राइट्स को आप ख़त्म नहीं करोगे, इनएलिनेबल ह्यूमन राइट्स। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप देखो कि अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस पे जब आप रिलाय कर जाते हो और अहिंसा को आप लिंक करो लिबर्टी के साथ में, मतलब ये कि कोई भी बंदा अपने खुद के डिसीजन खुद ले सके बिना किसी प्रॉब्लम में आए हुए, तो बोले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही राइट्स हैं जो कि हमारे एंशिएंट टाइम पे मिले हुए थे। तो ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रॉ किया हुआ हमारी एंशिएंट एक्सपीरियंसेस से। ये देखो बेसिकली एंशिएंट जो टर्म आ रहा है इन चीज़ों को आप इंटीग्रेट करोगे जीएस पेपर 4 के साथ में, ठीक है, क्योंकि किस तरीके से हमारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनसे हम लर्निंग्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखें, अहिंसा हो, अहिंसा को अहिंसा नॉन वायलेंस बोल दो या लिबर्टी बोल दो, तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड की टाइम हम बात करें तो ऋग्वेदा में एक बात लिखी हुई है, फेमस लाइन है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सच एक होता है, जो भी ज्ञानी लोग होते हैं वो अलग अलग शब्दों में उसको नरेट करते हैं। तो ओवरऑल आप देख लो कि हम जिस एटर्नल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, हम जिस अहिंसा की बात कर रहे हैं, हम जिस मोक्ष की बात करते हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेट टारगेट होता है एक इंडिविजुअल का हमारे खुद की सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो
वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि आप जीते टाइम पे दूसरे लोगों को एकदम प्रॉपरली साथ में लेकर के चलो। इसका मतलब आप किस में ध्यान दे रहे हो? प्लूरलिज्म। चाहे आज देखो डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, बोला इन डाइवर्सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, बोला उन्हीं वैल्यूज़ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ से ड्रॉ होती है? भगवत गीता से, कि भाई एक इंडिविजुअल को उसके अधिकारों की और उसकी ड्यूटीज़ की अगर पूरी अच्छे से ज्ञान हो जाता है ना, तो वो फिर अपने डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेता है कि मुझे कब, कहाँ और कैसे करना है कोई भी काम को। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट हो गया पहला हमारा। दूसरा प्रिंसिपल या जो डेमोक्रेसी के लिए है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। भाई गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबको बराबर सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा कानून के सामने। तो ऐसे में आप देखो, यही तो धर्म की परिभाषा है। अर्थशास्त्र में सीधी सी बात लिखी हुई है कि पावर, केवल अकेली पावर ही एक ऐसी चीज है जो कि एक किंग को, जब एक किंग इम्पार्शियल वे में अगर अपना काम करे, ठीक है, चाहे वो अपना बेटा हो चाहे उसका दुश्मन हो, उनको अगर बराबर तरीके से ट्रीट करे तो वो किंग की पावर और इंक्रीज होती है उस चीज से। ठीक है, तो ऐसे में किंग को रेलेवेंट बनना है तो उस केस में इम्पार्शियल तो होना ही पड़ेगा। इसके आगे अगर देखें, जस्ट और विक्टोरियस किंग कौन होते हैं? देखो सीधी सी बात है, जो कि धर्म की पालना करे, दैट मीन्स जो कानून पहले से स्थापित है उन कानूनों का एकदम प्रॉपर निर्वाह करे, फॉलो किया जाए। संस्था, जो कस्टमरी लॉज है उनका ध्यान रखा जाए। न्याय, जो अनाउंस्ड लॉज है, दैट मीन्स कैसे भी करके किसी के साथ में भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। और व्यवहार, जो भी आपके पास में एविडेंस है, कंडक्ट अवेलेबल है, इन चारों चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, धर्म, संस्था, न्याय, व्यवहार, उसके बेसिस पे आप जस्टिस इंश्योर करो, आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो बोले ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में ऑलरेडी हमारे लिटरेचर्स में इनमें अवेलेबल है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, जिसको हम रूल ऑफ लॉ के तौर पे बोलते हैं कि हाँ जी, वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यू दी हुई है। थर्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इज इंडियन स्टेट। एंशिएंट इंडियन स्टेट की हम बात करें तो वहां पर मोनार्क हमेशा रहा, मोनार्क के डिसीजन जो रहे वो फाइनल रहते थे, पर मोनार्क के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां पर प्रीस्ट हुआ करते थे, और इवन जो असेंबलीज हुआ करती थी वो भी फाइनल डिसीजन दिया करती थी कि किंग का डिसीजन है वो सही है या फिर गलत है। तो अप्रूवल के लिए भी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, जब बुद्धिज्म शुरू हो गया था, बुद्धिस्ट पीरियड था, उस टाइम पर बहुत सारे स्टेट जो थे रिपब्लिकन स्टेट्स हो गए थे, मतलब गणराज्य हो गए थे। इसका मतलब जिन लोगों को ज्ञान हुआ करता था वो लोग बैठ करके डिसाइड करते थे कि हमारे यहाँ पर कैसा कानून चलना चाहिए। तो बोले ये चीज़ हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है। इवन चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, उसका बुक नंबर 3 और 4 जो वॉल्यूम है वो जुडिशियल सिस्टम से ही रिलेटेड है। इसका मतलब चेक एंड बैलेंस वाला प्रिंसिपल भी हमारे यहाँ पर फुलफिल होता है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो सेगमेंट है उसका आइडिया हमारे पास में ऑलरेडी था। फाइनली जो आइडिया दिया जा रहा है दैट इज डेमोक्रेसी के लिए, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी की बात करो तो पीरियोडिक इलेक्शन होने टाइम पर जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली काम जो है वो लोगों के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेजिस्लेचर हो और उसमें जो लेजिस्लेचर के में जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका इलेक्शन होना चाहिए और मीडिया का रोल प्रॉपर होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मुंडक उपनिषद उठा के देखो, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमारी नेशनल लाइन भी बोली जाती है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो ऐसे में जो चीज़ सही होगी वो अपने आप ही विक्टर या विक्टोरियस साबित हो जाएगी। तो ओवरऑल इंडिया में हम बात करें, एक तरफ हम अहिंसा की बात करते हैं, एक तरफ धर्म की, तो बोले इन दोनों को इंटीग्रेट करके भगवत गीता क्या कहती है? अहिंसा परमो धर्मा। इसको मतलब कि भाई कैसे भी करके आप अहिंसा की वैल्यू जिसको लिबर्टी से कनेक्ट कर रहे थे, धर्म की वैल्यू जो रूल ऑफ लॉ से हम बात कर रहे थे, बोले ये चीज़ें हमारे पास में ऑलरेडी वैल्यूज़ में अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी को हम एंशिएंट जो हमारी खुद की फिलॉसफी है, अंडरस्टैंडिंग है सिविलाइजेशन से, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल थी। तभी आज हम प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट भी कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी ही कहीं ना कहीं अलाउ करती है कि भाई जो पनिशमेंट आप किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो तो पनिशमेंट इतनी हार्श भी नहीं होनी चाहिए कि वो अगर जिंदा रह गया बंदा तो कल को ना फिर वो रिएक्टिव बिहेवियर ना अपना ले। एग्जैक्टली वही चीज़ ध्यान में रख करके हमने रशिया के साथ में रिश्ते बिगाड़े नहीं हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली ये वैसा ही कुछ बिहेवियर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी के खिलाफ में किया गया था। इसीलिए इंडिया बोलता है कि बेशक जो भी हो रहा है वो गलत है,
पर सैंक्शंस लगाना कोई सोल्यूशन नहीं है, बातचीत होनी चाहिए और इस पूरे मुद्दे को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं तो जर्मनी ने जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला सेकंड वर्ल्ड वॉर में लिया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो जाएगी अगर वो देश रशिया जो है वो बर्बाद हो गया तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है दिल्ली टू पेरिस, ये आप खुद से देखोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।